इंजन बमुश्किल 10 गज दूर था जब वो अपने कदमों पर उछला और एथलीटों की तरह अपने जिस्म को तोलता हुआ हवा में लंबी जकन भरकर रेलवे लाइन के पार जा गिरा। उसके इस अमल का मुकम्मल नजारा अगर किसी ने गाड़ी में से किया भी था तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता था, क्योंकि लड़की और उसके दरमियान खासी लंबी ट्रेन हाइल थी। खान दीवानावार खेतों के अंदर ही अंदर भाग रहा था। उसके हिसास कानों ने उस दौरान रिवाल्वर से की जाने वाली फायरिंग की आवाजें सुन ली थी। गो के ट्रेन के शोर में ये आवाजें खासी दबी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वो ये जान गया था कि लड़की की हमराही हवा में फायरिंग करके शायद अपनी बुखलाहट को किसी तौर कम करने में कोशां थे। इतनी खतरनाक सूरत-ए-हाल के बावजूद इन लोगों की बेबसी पर भागता हुआ खान मुस्कुराए बगैर न रह सका। वो चश्मे तसव्वुर से रेलवे लाइन की दूसरी तरफ मौजूद इन लोगों को गुस्से से होंठ काटते देख रहा था। जब तक गाड़ी गुजरती और वो लोग लाइन अबोर करके इस दूसरी तरफ आते, आबिद खान इनकी नजरों से ओझल हो चुका था। वो घने और ऊंची ऊंची कमाद की फसल से भरे खेतों में 2-2.5 फलांग दूर जा चुका था। उसकी सांस धूकनी की तरह चल रही थी। पिछले 20 घंटों से वो अपने आप से असाब शिकन जंग लड़ रहा था, लेकिन हौसला हारना तो जैसे उसने सीखा ही नहीं था। खेतों के सिलसिले से अब वो बाहर निकल चुका था और अपने बाएं तरफ उसे वो सड़क बखूबी दिखाई दे रही थी जिस पर शहर जाने के लिए रिक्शा, टेम्पो और रेड़े भागते चले जा रहे थे। उसने अपनी रफ्तार कम करके बेतरतीब और फूली हुई सांस पर काबू पाया और सड़क के किनारे पहुंचने तक वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। उसे इल्म था कि दुश्मन शिकारी कुत्ते की तरह उसकी बू सूंघता हुआ उसके ताक़ुब में आ रहा है, लेकिन वो इतने इत्मीनान से सड़क के किनारे खड़ा था जैसे अभी अभी फुटबॉल मैच से फारिग होकर आया हो। एक टेम्पो को नजदीक आने पर उसने हाथ के इशारे से रोका और उसमें पहले से मौजूद सवारियों के साथ फंस कर बैठ गया। टेम्पो में मौजूद सवारियों ने अपने अपने जाविये से उस पर निगाहें दौड़ाई, लेकिन खान जानबूझकर किसी से भी आंखें नहीं मिला रहा था। ये वो लोग थे जो अक्सर इसी रूट पर सफर करते थे और अपने दरमियान किसी अजनबी को देखकर इनका चौंकना भी जरूरी था। शायद इसीलिए इसके सामने वाली सीट पर बैठे एक गहरी आंखों वाले बूढ़े सिख ने इससे पूछा था, कहाँ से आए हो? चंद्रवाली। खान ने पहले से ही खुद को एक ऐसी सूरत-ए-हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार कर रखा था। मेहमान हूँ। दोबारा उसने खान की आंखों में झांका, जहाँ सिवाय मासूमियत के इसे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ जी, मैं अमृतसर से आया हूँ। खान ने उसे ऐसे फाड़ खाने वाले लहजे में जवाब दिया कि दोबारा बूढ़े सिख को, जो शक्ल ही से पुलिस का टाउट दिखाई दे रहा था, कोई और बात पूछने की हिम्मत न पड़ी। उसके साथ वाले किसी मुसाफिर ने शायद खान के तंदुतेज लहजे को भांप लिया था। तभी उसने बूढ़े सिख को करीबन डांटते हुए कहा था, सरपंच क्या बन गया यार, मुसीबत डाल रखी है इसने, ख्वाह लोगों पर शक करता रहता है। और क्या? साथ वाली सवारी ने कहा। शायद ये लोग बूढ़े सिख सरपंच की आदत से वाकिफ थे और उन्होंने बतौर हिंदू इस बात का बुरा बनाया था कि इनके एक हिंदू साथी से इस लहजे में गुफ्तगू की जाए। सरपंच ने किसी बात का जवाब न दिया और चुपका होकर बैठा रहा। फिर वो लोग रात अपने देहातों के गिरदा गिर्द होने वाली हलचल के मुतल्लिक बातें करने लगे। वो किसी पाकिस्तानी घुसपैठिए का जिक्र कर रहे थे और एक आदमी बड़े राजदाराना लहजे में दूसरों को बता रहा था कि उसने अपनी आंखों से एक पाकिस्तानी जासूस को कुएं में जहर मिलाते देखा है। इस सवाल पर कि उसने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया, उसने लोगों को बताया कि जब तक वो मुकामी पोस्ट पर इतला करता वो जासूस भाग चुका था और सरकार ने अब वो कुआं बंद करवा दिया है। खान ने इन्हें अपनी बातों में मसरूफ देखकर खुदा का शुक्र अदा किया। टेम्पो में सवारियां इस बुरी तरह ठुसी हुई थी कि बाहर लटकता कंडक्टर अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यही बात खान के लिए फायदेमंद साबित हुई और एक जगह टेम्पो रुका। इसे कुछ ज्यादा ही रौनक दिखाई पड़ी। शायद ये बेचारे नजदीकी देहातों के रहने वाले लोग थे जो अपने कारोबारी जिंदगी के सिलसिले में शहर की तरफ जा रहे थे। सवारियों की टांगों को इधर उधर करता वो बाहर निकल आया। मकामी सवारियों के किराए उसे हिफ्ज थे। उसने रुपए का एक नोट कंडक्टर के हाथ पर रखा और उसकी तरफ देखने लगा। कंडक्टर ने जेब में हाथ डाला, कुछ पैसे इसे लुटाकर जोर से हाथ टेम्पो पर मार दिया। खान ने एक लम्हे के लिए रुककर सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। इस स्टॉप के बिल्कुल पीछे इस एक ही कतार में बनी 5-6 दुकानें नजर आ रही थी। शायद ये इस इलाके का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता गाँव था। एक दुकान पर जहाँ एक बूढ़ा सा दर्जी सर झुकाए मशीन चलाने में मसरूफ था, इस कपड़े और कैनवस के थैले और धोतियां लटकी नजर आ गईं। ये ताइते गैबी थी। उसने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा, फिर दुकान पर पहुंच गया। धोती की कीमत उसने जानबूझकर खासी बहस के बाद कम करवाई थी और एक कपड़े का थैला भी खरीद लिया था। अब उसका रुख सड़क के परली तरफ बने कमाद के खेतों की तरफ था। लोगों की आमदोरफ्त अच्छी खासी शुरू हो चुकी थी, लेकिन वो नजरें बचाकर एक खेत में पेशाब के बहाने घुसने में कामयाब हो ही गया।
थोड़ी देर के बाद जब वो खेत से दोबारा बरामद हुआ तो बिल्कुल एक बदला हुआ इंसान था। उसके जिस्म पर कमीज तो वही थी, लेकिन धोती बदल चुकी थी, जिसे उसने ब्राह्मणों के मखसूस अंदाज में बल देकर बांधा हुआ था। सुबह मंदिर के पुरोहित ने उसके माथे पर जो चंद्रा लगा दिया था, उसके बाद तो वो अब बिल्कुल ब्राह्मण नजर आने लगा था। दिल ही दिल में अपने नए रूप का तस्वर करके वो मुस्कुरा दिया। अब वो दोबारा उसी स्टॉप की तरफ जा रहा था जहाँ उतरा था। लेकिन हैरत की बात यह है कि उसकी चाल बिल्कुल बदल चुकी थी। उसके चलने का अंदाज इस बात की चुगली कर रहा था कि उसकी दोनों टांगों में कुछ फर्क है। खेतों के सिलसिले से स्टॉप तक वो यही चाल चलता हुआ आया, लेकिन क्या मजाल जो इसमें एक्टिंग का शायबा तक भी गुजरा हो। बस स्टॉप की बनी दुकानों में से वो एक चाय की दुकान पर बैठ गया। एक वो बूढ़ा दर्जी जिससे उसने अभी थोड़ी देर पहले ही ये धोती और थैला खरीदा था, भी उसे दोबारा देख लेता तो शायद पहचान न पाता। उसने दुकानदार को पाव दूध के चाय और मिठाई लाने को कहा और खुद देहातियों के अंदाज में दोनों टांगे पिसार कर लकड़ी के बेंच पर बैठ गया। चाय पीते हुए उसे बड़ी फर्रत और ताजगी का एहसास हो रहा था। एक लंबी और थका देने वाली दौड़ के बाद चाय के चंद घूंटों ही ने उसके हल्क में उतरकर उसे दोबारा चौकस कर दिया था। वो सोच रहा था कि यहाँ से अभी निकल जाए या अच्छे वक्त का इंतजार करे। इस बात का तो उसे बखूबी एहसास था कि अगले 2-3 रोज तक भी इस इलाके के चप्पे चप्पे पर फैले हुए सिक्योरिटी के सरकारी कुत्ते अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। उसने जिस तरह बार बार इन लोगों के फैलाए हुए जाल को तोड़कर अपने लिए रास्ता तलाश किया था, उसके बाद वो लोग किस बुरी तरह झुंझलाहट में मुब्तला होंगे, इस बात का एहसास उससे ज्यादा बेहतर अंदाज में और कौन कर सकता था। अपने करीब बैठे एक और शख्स की घड़ी पर उसने कुन अखियों से नजरें दौड़ाई। 11 बज रहे थे। उसने 12 बजे तक यहीं बैठे रहने का फैसला कर लिया था। आध घंटे में उसने चाय खत्म की। दुकानदार भी इसकी तरफ से बिल वसूल होने पर शुक्रगुजार था। अब कुछ नजरें उसकी तरफ ख्वामख्वाह उठने लगी थी और इससे पहले कि वो लोग किसी शक को शुबा का शिकार हो, खान ने वहां से उठ जाने का फैसला कर लिया था। एक खस्ता हाल लारी में सवार होकर अब वो शहर की तरफ जा रहा था और शहर के बाहर बनी चुंगी पर वो उतर गया। रेस्ट हाउस में रखा इस इलाके का नक्शा एक मर्तबा फिर उसकी आंखों के सामने फैलता चला गया। कर्नल साहब की उंगली एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाती बिल्लाकर चुंगी पर आकर ठहर गई। उसे याद आ गया कि ये नहर शहर के बाहर बाहर घूमकर शहर में दाखिल हो जाती है। चुंगी के बाद शहर में दाखिल होते वक्त इस बस की चेकिंग किस शिद्दत से होती, इसका अंदाजा तो उसे सवारियों की बातों से ही हो चुका था। बस में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और वो लोग किसी पाकिस्तानी जासूस के फरार की कहानी सुना रहे थे। मुख्तलिफ मुंह मुख्तलिफ बातें और मुख्तलिफ नौइयत के तज़किरों से लुत्फ अंदोज होता ही वो यहाँ तक पहुँच गया था। जब इस वाक़े की खबर आग की तरह इन कस्बात में फैल चुकी थी तो सिक्योरिटी का क्या हाल होगा, यही कुछ सोचकर उसने नहर के किनारे किनारे चक्कर काटकर पैदल ही शहर तक पहुंचने का फैसला किया था। इस तरह उसे कम से कम ये उम्मीद जरूर थी कि वो सिक्योरिटी वालों की कायम करता मुख्तलिफ चेक पोस्टों से तो निजात हासिल कर सकेगा। नहर की पटड़ी पर इक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे। दिल ही दिल में उसने नहर के दोनों तरफ देहातों के नाम दोबारा दोहराए। एक अच्छे जासूस की बेहतरीन पहचान यही है कि वो कोई भी अगला कदम उठाने से पहले उसकी मुज़म्मरात पर गौर करे और हमेशा एक कवर स्टोरी लेकर चले। उसके खिजर सूरत इंस्पेक्टर ने उसके लाशौर में अंगड़ाई ली और खान एक मर्तबा फिर इस रेस्ट हाउस में फैले नक्शे के सामने आन खड़ा हुआ। नहर की पटड़ी का एक मोड़ घूमते ही वो अचानक चौंक पड़ा। सामने घनी जंगली घास से एक जीप निकलकर बाहर आ रही थी। उसके लिए इतना मौका भी नहीं था कि अपना आगे बढ़ा कदम ही पीछे हटा ले। क्या करूं, उसने सोचा और इसी लम्हे एक फैसले पर पहुंच गया। उसने बड़े एतमाद से कदम उसी तरफ बढ़ा दिए। जीप इसके नजदीक से कीड़ी की चाल चलती आगे निकल गई, लेकिन अचानक ही उसके ब्रेक लगने की आवाज सुनाई दी। उसके असाब को एक झटका जीप के साथ ही जरूर लगा था, लेकिन फुलादी असाब के मालिक खान के लिए अपनी किसी भी कैफियत पर काबू पाने को सिर्फ चंद सेकंड ही काफी थे। ए ठहर जाओ, कौन है? ललकारने वाले का लहजा उसके मद्रासी होने की चुगली कर रहा था। खान उसकी आवाज पर अचानक ही पलटा था। उसके दोनों हाथ माफी मांगते अंदाज में बंधे हुए थे और चेहरे पर उसने एक आलम की मासूमियत तारी कर रखी थी। गरीब आदमी है साहब, उसने घिघियाए हुए कहा। किधर जाएंगे? दोबारा इसी मद्रासी हवालदार ने फाड़ खाने वाले लहजे में उसे मुखातिब किया। रानी के महाराज। खान के हाथ बदसूर बंधे हुए थे। एक लम्हे के लिए उसके साथ बैठे लोगों ने उसका जायजा लिया, फिर किसी ने ठोस पंजाबी लहजा में उसे नजदीक आने का हुक्म दिया। इधर आओ। खान की नजरें ड्राइवर की सीट पर बैठे सिख जुमेदार पर से फिसलती हुई पिछली सीट तक चली गई थी, जिस पर जवान अपनी गोदियों में स्टेन गन्ने रखे बज़ाहिर माहौल से बेखबर नजर आ रहे थे। कांपता हुआ इसी तरह हाथ बांधे इनके नजदीक आ गया। कहाँ की हो तुम? उसी सिख जमादार ने अपनी मूछों को ताव दिया। माधोपुर के। खान दोबारा आगे गया। अबे इधर आ।
मद्रासी हवालदार ने उसे नजदीक आने को कहा। माधोपुर के उसने खान के लहजे की बड़ी बूढ़ी नकल उतारी। जैसे ही खान नजदीक आया, हवालदार ने हाथ लंबा करके एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद कर दिया। खान उलटकर दूर जा गिरा। जितनी फुर्ती से वो गिरा था, उससे ज्यादा फुर्ती के साथ उठकर खड़ा हो गया। अब उसने बाकायदा रोते हुए हाथ बांधने शुरू कर दिए थे। अंधा है क्या? तुझे नजर नहीं आता ये ममनू इलाका है? उसी सिख ने खान से कहा। जमीन से उठते हुए खान ने सिख के चेहरे पर नागवारी के तासरात महसूस कर लिए थे। सिख जमींदार के जहन ने शायद मद्रासी हवालदार की यह हरकत पसंद नहीं की थी और ये फिक्रा बोल कर भी शायद वो उसे मजीद अताब से बचाना चाहता था। मुझे मालूम नहीं मालिक। उसने रोते हुए अचानक सिख जमींदार के पांव पकड़ लिए। चल दफा हो जा। सिख ने उसे बनावटी डांट पिलाई। खान इसे दुआएं देता उठ खड़ा हो गया और दोबारा उसी तरफ चल पड़ा। अबे इधर मर। मद्रासी हवालदार ने उसे डांटा और नहर की दूसरी जानब इशारा किया। महाराज जी रानी के वो सामने ही तो है। उसने उंगली के इशारे से एक सिमत इशारा किया। यहाँ से गांव के आसार बड़े वाज़िया दिखाई दे रहे थे। मैं गरीब आदमी कहाँ इतना लंबा चक्कर काटूंगा। बच्चा बीमार है मालिक। उसने दोबारा हाथ बांधे। अच्छा जल्दी चला जा, दफा हो जा। उसी सिख जमादार ने दोबारा उसकी मसीहाई की। इससे पहले कि मद्रासी हवालदार कोई अगला हुक्म सुनाए, उसने करीबन भागने के से अंदाज में कदम आगे बढ़ा दिए। उसके बढ़ते कदमों के साथ ही सिख जमादार ने जीप से एक्सटेंशन में कुंजी घुमा दी थी। इंजन स्टार्ट होने की आवाज ने खान के तने हुए असाब ढीले कर दिए थे। आम हालत में कभी इस तरह थप्पड़ खाने की जिल्लत का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अचानक पड़ने वाले थप्पड़ ने वाकई उसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। उसने दिल ही दिल में एक मोटी सी गाली मद्रासी हवालदार को देते हुए अपने दोनों गालों पर हाथ फेर कर इन्हें सुलाया। इसी दौरान जब वो गिरकर जमीन से उठा तो जीप के कोने में बना एक मखसूस निशान उसकी उकाबी नजरों में आ चुका था। गो कि इस जीप पर अच्छी तरह मिट्टी से लेपा पोती की गई थी, लेकिन बर्छी और हाथ का निशान बहरहाल नुमाया था। उसने अपने ज़हन के किसी बड़े ही महफूज गोशे में इस निशान को महफूज कर लिया। अब उसके लिए रानी के की तरफ जाने के सिवा और कोई चारा नहीं था। रानी के वाकई इस गांव का नाम था जो यहाँ से बमुश्किल 5 मील के फासले पर नजर आ रहा था और उसे वही रास्ता जाता था जिस तरफ से ये जीप निकल कर आई थी।